सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा एजर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम लोग एजर्शन और इसकी रीजनिंग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 से हम डीलिंग करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एजर्शन ये कहता है कि अजातशत्रु इज बिलीव टू हैव मर्डर्ड हिज फादर in about 494 BC. He annexed Kosal despite the fact that its ruler was his maternal uncle. Okay. अब इसका रीजनिंग क्या कह रहा है? इसका रीज़न ये कह रहा है कि अजातशत्रु द सन ऑफ बिम्बसार ऑफ मगध वॉज impatient to become the ruler of मगध and annex the region. राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ए है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट। अब थोड़ा सा मैं अजातशत्रु के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली हरियाणा डायनेस्टी का सेकंड रूलर माना जाता है और ये बिम्बसार का बेटा था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 494 BC से लेकर 370 BC तक, 375 BC इनफैक्ट तक रूल करता है। राइट। इसके बारे में एक और ख़ास बात है कि इसी के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो गौतम बुद्धा की डेथ 483 BC में हुई थी, है ना। और इस वक्त वो इसका कंटेम्प्रेरी रूलर था। तो ये राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और इसको इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है गौतम बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उसमें डिसाइड किया गया था उनकी अस्थियों को लेकर उनके स्तूप बनाया जाएगा। राइट। तो ये था। दूसरा इनका रिमार्केबल फीचर इनके रीजन का ये था कि ये अजातशत्रु जी ये आपके लिच्छवी और कोसल पे हमला करते हैं। राइट। जैसा कि स्टेटमेंट में भी दिया था। इस दौरान इन्होंने दो हथियारबंद गाड़ियों का, या हम ये कहें कि दो अस्त्र शस्त्र का इन्वेंशन करवाया था, जिसमें से एक का नाम था रथ मुसल और दूसरा का नाम था महाशील कंटक। महाशील कंटक ये क्या था? ये रथ मुसल इज़ बेसिकली कि इसमें कुछ हथियार ब्लेड्स टाइप के लगे होते थे रथ में, जिसे घोड़े खींचते थे। ठीक है। और रथ में लगा होता था और उसमें ब्लेड्स टाइप के लगे होते थे कुछ ऐसे ऐसे। तो ये एक क्या करता था कि ये दुश्मन को ख़त्म कर देता था। ठीक है। उसका खात्मा कर देता था। जो भी उसके सामने आता था वो इसको ख़त्म कर देता था। इसको आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा। जो भल्लाल देव के पास जो रथ था वो कुछ रथ मुसल टाइप का ही था, तो वो ऐसा था। महाशील कंटक वो कैटापॉल्ट होता था। कैटापॉल्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें जो ऐसे ज़मीन पे ऐसे खड़ा रहता था और रस्से के सहारे यहाँ पे एक कटोरा टाइप का होता था। इसमें बड़ा सा गोल पत्थर रहता था और जैसे ही यहाँ से इस ज़मीन से बना रस्सा काट दिया जाता था तो ये जो है झटके से ऊपर जाता था और यहाँ पे जो जितने भी दुश्मन रहते थे यहाँ पे ऐसे ये तबाही मचाता था। राइट। तो
ये दो हथियार इनके टाइम पे भी इन्वेंट हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वेपन होते थे उस टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो ये कुछ अजातशत्रु के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाता है वो आपका ए निकल के आता है, राइट। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि आइडेंटिफाई द टेम्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट महाकुटेश्वर नियर बदामी comprising a sanctum and a portico which is of some importance। तो गालगनाथ, संगमेश्वरम, उच्चीमल्लीगुड़ी और कुदाय सिद्धेश्वर। तो इसका जो सही आंसर हमें निकल के आता है, इसका सही आंसर हमारा ये संगमेश्वर मंदिर है, ठीक है, यानी कि बी। अब कुछ संगमेश्वर टेम्पल के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि संगमेश्वर टेम्पल बेसिकली आपका एक शिव मंदिर रहता है ना। ये एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर है ये, और ये आपका 8th सेंचुरी के आसपास ये बना रहता है, राइट, 8th सेंचुरी के आसपास। इसके बाहरी पेरिफेरल में आपको मंडप देखने को मिलता है और इसका सेमी फिनिश्ड स्कल्पचर है पिलर पे, ठीक है। और ये पट्टाडिकाल जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स होता है उसका सबसे बड़ा मंदिर ये माना जाता है, संगमेश्वर मंदिर, राइट। इसके अलावा ये पिरामिडिकल टावर टाइप का हमें देखने को मिलता है जिसमें भगवान शिव, विष्णु, पार्वती और लक्ष्मी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। इसे चालुक्य राजा विजयादित्य सत्याश्रय ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था। तो ये कुछ संगमेश्वर टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हो गए जो कि हमने आपको बताया है। बाकी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हमारा निकल के आता है वो संगमेश्वर मंदिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है असर्शन और रीजनिंग है, राइट। असर्शन और तो इस पहले इस क्वेश्चन का हम मार्कअप कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर निकल के क्या आता है। आंसर इसका है बी, संगमेश्वर मंदिर, राइट। ओके, 13 क्वेश्चन ये कहता है कि there is a little doubt now that a certain facet of Indus Valley civilization survived into the second and the first millennium cultures. The earlier hiatus between the Indus Valley civilization and the Vedic culture is no longer acceptable. तो इसका जो आंसर हमें निकल के आता है, इसका आंसर हमारा बी है, यानी कि both A and R are true but R is not the correct explanation of A। अब क्या है कि there is a little doubt now that certain facet of IVC यानी Indus Valley civilization survived into the second and the first millennium cultures, right। The earlier hiatus between the Indus civilization and the Vedic culture is no longer acceptable। रीजनिंग जो है बेसिकली रीजनिंग कंसिस्टेंट इसलिए नहीं है, रीजनिंग कंसिस्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि असर्शन में यहाँ पे बात कर रहा है ट्रांजिशन की, राइट, ट्रांजिशन की और सर्वाइवल की बात कर रहा है। सर्वाइवल की कि वो कुछ एस्पेक्ट जो रहते हैं वो सेकंड से फर्स्ट मिलेनियम बीसी के कल्चर में हमें देखने को तभी भी मिलते हैं, जबकि यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के बीच में समानता की या असमानता की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन आर इज़ नॉट कंसिस्टेंट टू ए। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाता है, ठीक है। चौथा भी हमारा असर्शन और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो असर्शन ये कहता है कि
The nationalist historical writing saw the bipolarity of the spiritual content of India culture and the materialistic basis of Western culture as an essential and inherent difference. This was in part a reaction to the view that religion was such a central factor in traditional society of India that it obstructed progress. तो इसमें से क्या सही है यही बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होता है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो नेशनलिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग या हिस्ट्री राइटिंग हमारी डेवलप हुई है, विशेषकर लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, तो वो आपके कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की हमें राइटिंग जो होती है उसी का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वो कई तरीके से हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, उसके बारे में भला बुरा जो भी उनको समझ में आता है कहते हैं, और ये कहते हैं कि इंडिया में एक सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कभी थी ही नहीं, या फिर इंडियंस सैवेज थे, बारबरिक थे, ये सब वो सब। तो हमारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे जो बाद में डेवलप हुआ, तो वो इसी का रिएक्शनरी वे में ही हुआ था, और इसमें दिखाया उसी के रिएक्शन में हमारा नेशनलिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग डेवलप हुआ था। और उसमें ये पता चला कि जो वेस्ट की हिस्ट्री राइटिंग होती है वो हम लोग की हिस्ट्री राइटिंग से काफ़ी अलग होती है। और उसमें और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारी हिस्ट्री राइटिंग है उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन का फैक्टर हमें रिलीजन का सेंट्रल फैक्टर देखने को हमें मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो गणपति महोत्सव हो गया या शिवाजी उत्सव हो गया, तो इस तरह का हमें पहले, चूँकि ये दोनों फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था, तो उन्होंने यही ऐसा कहा था कि मतलब हमारा जो हिस्ट्री राइटिंग है थोड़ा सा रिलीजन को लेके ज़्यादा थोड़ा सा देख चलता है, और ये आपके नेशनलिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग का एक प्रमुख एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विथ रिगार्ड टू अग्रहारास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अग्रहारा के विषय में पूछ रहा है। तो इट वाज अ संस्कृत टर्म यूज्ड स्पेशली अराउंड मिड फर्स्ट मिलेनियम CE onwards. It was a term to designate a category of land grants made to Brahmins. Generally, these grants were in perpetuity. Donis were given the right to organize production and collect revenue and other resources from the land. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो it was a Sanskrit term used around mid first millennium CE onwards, तो ये सही है। It was a term to designate a category of land grants made to Brahmins, ये भी सही है। Generally these grants were in perpetuity, ये भी सही है। Donis were given to the right to organize a production and collect revenues and other resources from the land, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी सही है, 1 2 3 4। ठीक है, अब अग्रहारास के बारे में थोड़ा सा चीज़ मैं और बता देता हूँ। अग्रहारास क्या होता था? अग्रहारास एक बेसिकली लैंड विलेज होता था या फील्ड होता था जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था, और ये जो ब्राह्मणों को दिया जाता था ये टैक्स से एग्जम्पशन मिला होता था, और न सिर्फ टैक्स से एग्जम्पशन मिला होता था बल्कि और भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर होते थे उनमें इनको इम्यूनिटी भी मिली रहती थी। ठीक है, तो ये कुछ अग्रहारा से रिलेटेड हमें फैक्ट्स देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इंस्क्राइब टेक्स्ट
on rock faces and free-standing pillars was followed by Indian rulers in imitation of the practice followed by। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो पिलर खड़े करके उस पर जो कुछ लिखने का काम चलता था, तो ये इंडियन रूलर किससे इंस्पायर किए थे? तो ये जो इंस्पिरेशन हमें मिली थी, ये हमें एचेमेनिड से मिली थी, है ना। एचेमेनिड एम्पायर एक एम्पायर होता था जो कि ईरान में बेस्ड था। ये बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये लगभग आपका 570 BC से लेकर 336 BC तक ये ईरान पे रूल किया था, ठीक है। और उसी दौरान एचेमेनिड एम्पायर जो है इंडिया पे भी हमें अटैक करता है, हमारे इंडिया पे, और नॉर्थ वेस्ट रीजन को, वेस्ट ऑफ इंडस रीजन को कब्जा कर लेता है। और इतना ही नहीं, इनका आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस है। ये अपने महलों के आसपास ये इस तरह से पिलर बनाते थे जहाँ पे ये अपने कुछ लिखते थे, और इसमें अबैकस टाइप का रहता था जो कि इनके टॉप पे आमतौर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें एचेमेनिड एम्पायर से हमारी जो रूलर थे उससे अडॉप्ट की थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ और चीज़ बता दूँ एचेमेनिड एम्पायर के बारे में। तो एचेमेनिड एम्पायर का जो फेमस रूलर था वो था डेरियस 1 और डेरियस 3, और सबसे जो महानतम राजा माना जाता है वो साइरस था, ठीक है। तो डेरियस 1 साइरस ने पहली बार इंडिया पे हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो जीत नहीं पाया कुछ, लेकिन उसका बेटा जो था डेरियस 1 वो इंडिया पे जो हमला किया तो वो गांधार रीजन को और जो अदर वेस्ट ऑफ इंडस रीजन था वो उसको अपने कब्जे में मिलाने में कामयाब रहा। और डेरियस 3 जो था वो भी इंडिया पे हमला करने की कोशिश किया था, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाया, और ये तो खैर अलेक्जेंडर से यानी सिकंदर से ही हार गया, तो इसका खेल तो वहीं पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो डेरियस 3 एचेमेनिड एम्पायर का सबसे लास्ट रूलर था, और डेरियस 1 जो था वो इंडिया पे हमला किया था, ठीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परहैप्स इट वाज मच फॉर द Saka's cultural innovation for their political domination that a new era came to be named after him. What according to the Sheldon Pollock was this cultural innovation? तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो डी हो जाएगा, यूज़ ऑफ संस्कृत फॉर पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अपनी बुक, उनकी जो बुक थी द लैंग्वेज ऑफ एम्पायर, उसमें शेल्डन पुलॉक बताते हैं कि इट वाज द यूज ऑफ संस्कृत फॉर पॉलिटिकल पर्पस फॉर बाय द सका वाज अ की फैक्टर इन देयर सक्सेस इन डोमिनेटिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द सकाज वर नोमैडिक पीपल, है ना। सका जो थे वो नोमैडिक पीपल हुआ करते थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया पे इन्वेड किया था 2nd सेंचुरी BC के आसपास। हालांकि वो एथनिकली इंडियन नहीं थे और उनकी जो भाषा थी वो ईरानियन थी, लेकिन फिर भी वो संस्कृत को अडॉप्ट कर लिए अपनी लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज को वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करने लगे। जब भी उन्होंने संस्कृत को ऑफिशियली पर्पस के लिए यूज़ करने लगे तो इससे उनकी जो इंडिया में जो पावर थी उसको कंसोलिडेट करने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। तो इस तरह से उनका जो सबसे अहम कल्चरल इनोवेशन था वो संस्कृत को पॉपुलराइज करना था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है डी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि
It is argued that eulogy of poet was not the basis of legitimation of political power in early historical South India. The poets of the period were dependent on kings for their mutual well-being. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होता है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, राइट। ए फॉल्स इसलिए है क्योंकि यूलॉजी ऑफ द पोएट जो होता था वो इनफैक्ट बेसिस होता था पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए साउथ इंडिया में। तो ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है ए कि ये इट इज लॉजी आर्ग्यूड दैट लॉजी ऑफ पोएट वाज नॉट द बेसिस, यानी ऐसा कुछ आर्गूमेंट हमें देखने को मिलता नहीं है, बल्कि यूलॉजी ऑफ पोएट वाज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेशन। ठीक है, तो इस वजह से ये असर्शन इसका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ लोकल सेंटर ऑफ मार्केट, लोकल सेंटर ऑफ एक्सचेंज इन बिटवीन स्मॉल पीरियडिक मार्केट एंड लार्ज ट्रेडिंग सेंटर। तो इसका हमारा जो आंसर निकल के आता है मंडपिका है। ठीक है, मंडपिका। मंडपिका क्या होता था कि मंडपिका वॉज स्मॉल मार्केट इन विलेज, और जहाँ पे गांव के लोग अपना जो सामान होता था वो बेचने के लिए आते थे, और ये स्मॉल पीरियोडिक मार्केट और बिग ट्रेडिंग सेंटर के बीच में एक लिंक का काम करता था। मंडपिका जो टर्म है ये आपका संस्कृत से डिराइव हुआ है, मंडप से, जिसका मतलब होता है असेंबली हॉल, राइट, यानी कि जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये हमारा जो मंडपिका है इससे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि नागर स्टाइल, ये हमें बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, क्या करेक्ट नहीं है। द बेस ऑफ द नागर टेम्पल इन स्क्वायर विथ नंबर of projection in the middle of each side giving a curved shape. The most important feature of this style is pyramidal शिखरास। ये द्रविड़ स्टाइल की बात कर रहा है, ये नागर स्टाइल की बात किया था। कश्मीरी स्टाइल कहता है इट इज़ प्योरली अ लोकल स्टाइल विथ नो ट्रेसेस ऑफ एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और वेसर स्टाइल में कहता है इट इज़ हाइब्रिड ऑफ नॉर्थ एंड सदर्न स्टाइल। तो इसमें कश्मीरी स्टाइल के बारे में गलत कहा गया है कि इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी लोकल स्टाइल जो डेवलप होता है इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर में या किसी भी तरीके के आर्किटेक्चर में, तो उसमें वो कहीं ना कहीं बाहर से तो इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। ये अलग बात है कि वो वहाँ के लोकल ट्रेडिशन को भी अपनाता है, लेकिन बाहर का जो ट्रेडिशन रहता है उससे भी इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होता है सी है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए। तो अगले क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, और मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तो खाने पीने में भी ध्यान रखिए, और पेपर बहुत पास आ रहा है तो उसका रिगार्डिंग भी आप अपनी तैयारी पे भी ध्यान रखिए। ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।